हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है, ठीक 12 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 12 बजे आप लोगों की यूट्यूब गैलेक्सी क्लासेस पे हिस्ट्री की क्लास होती है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडिया के दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में, जिनमें एक का नाम आता है विजयनगर और दूसरा है बहमनी स्टेट। ठीक है ना? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत में जो कि विजयनगर और बहमनी स्टेट है। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दो बड़ी डायनेस्टीज का एस्टैब्लिशमेंट साउथ में हुआ था। एक है विजयनगर और दूसरा है बहमनी स्टेट। ठीक है ना? तो यहीं से शुरुआत करूंगा, थोड़ा सा एक पॉइंट के साथ शुरुआत करूंगा। और वो पॉइंट क्या कहता है आप सभी का? वो पॉइंट कहता है कि दिल्ली के हालांकि ये तो मैं बता चुका हूं ना कि दिल्ली के राजा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है राज्य का गठन हुआ। तो खैर फिलहाल अब मैं डायरेक्ट विजयनगर से ही शुरू करता हूं, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहमनी राज्य, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा बहमनी राज्य के बारे में, बहमनी स्टेट के बारे में बात करूँगा। साथियों ध्यान रखना, बहमनी स्टेट में अगर आप देखेंगे तो बहमनी स्टेट जो है इसमें कई वंशों ने शासन किया। अगर हम बात करें तो कई राजवंशों ने शासन किया, यहाँ पे आता है कई वंशों ने शासन किया। एक तो पॉइंट ये निकल के आ जाता है, कई वंशों ने यहाँ पे शासन किया। अब इनमें सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है संगम वंश। ठीक है, ध्यान रखना, पहला जो वंश आता है विजयनगर में वो कौन सा वंश आता है? संगम वंश आता है। और दूसरा आपका जो वंश आता है वो आता है जो है सुलुभ वंश, सुलुभ है ना, सुलुभ वंश आता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तीसरा जो है वो है तुलुभ वंश, है ना, तुलुभ वंश। और चौथा जो आपका डायनेस्टी आता है वो है अराविडु वंश। ठीक है, तो अराविडु वंश यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये इस तरीके से आपकी डायनेस्टीज जो हैं ये हैं। अब यहाँ पे संगम वंश में अगर आप देखेंगे तो संगम वंश के जो संस्थापक हैं यानी फाउंडर जो हैं, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हरिहर और बुक्का। ये दो भाई हैं, ये स्थापित करते हैं इस राज्य को। सुलुभ वंश में अगर आते हैं तो नरसिंह नाम के एक व्यक्ति जो है, नरसिंह सुलुभ, है ना, नरसिंह सुलुभ जो है इस वंश के संस्थापक हो जाते हैं। तुलुभ वंश के संस्थापक जो होते हैं वो वीर नरसिंह होते हैं जी, वीर नरसिंह होते हैं, वीर नरसिंह इसके फाउंडर हैं। और अराविडु वंश के जो संस्थापक हैं वो है तिरुमल या तिरुमाल, ध्यान रखना, तिरुमल या तिरुमाल, ध्यान रखना, यहाँ पे तिरुमल या तिरुमाल, ध्यान रखना इस बात का। तो तिरुमल या तिरुमाल, ठीक है, ये राज्य की स्थापना यहाँ पे करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और एक बात का ध्यान रखना, इस संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अराविडु वंश, इसमें हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आप सब लोगों से। ठीक है भैया? तो इतना पॉइंट आपके सामने हो जाता है। अब बहमनी स्टेट में अगर आप देखेंगे, बहमनी स्टेट में अगर आप देखेंगे तो दो तीन चीजें मैं कॉमन आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले बात आती है यह राज्य कहाँ पे था? कर्नाटक में। इस बात का ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में। ठीक है, यह राज्य कहाँ पे था? कर्नाटक में। और इसकी जो राजधानी रही है बच्चों, ज्यादातर जो राजधानी रही है वो हम्पी रही है ना, हम्पी रही है। लेकिन इसके अलावा भी राजधानियां चेंज होती रही हैं, और किसने राजधानी क्या चेंज की वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगा। ठीक है, हम्पी। और ये जो है एक नदी है तुंगभद्रा, ठीक है ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा के किनारे, ठीक है, तुंगभद्रा के किनारे ये है इनकी बसी हुई राजधानी है। और अगर मैं धर्म की बात करूं बच्चों तो ये लोग जो है विरूपाक्ष की पूजा किया करते थे, विरूपाक्ष, ध्यान रखना, विरूपाक्ष की पूजा किया करते थे। और साथ ही साथ विट्ठल स्वामी, ध्यान रखना, विट्ठल स्वामी, ठीक है, विट्ठल स्वामी की पूजा किया करते थे। अब ये विरूपाक्ष में अगर आप देखेंगे, तो विरूपाक्ष कौन है? शिव जी हैं, ध्यान रखना, विरूपाक्ष जो है वो कौन है? शिव जी हैं। विट्ठल स्वामी जो है वो कौन है? विष्णु जी हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि विजयनगर में कई ऐसे राजा हैं जो विरूपाक्ष की उपासना करते हैं, यानी शिव जी की उपासना करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विट्ठल स्वामी की करते हैं। आप सब लोगों ने विजयनगर में एक राजा का नाम सुना होगा, कृष्णदेव राय के बारे में, जिसको बाबर ने भी अपनी किताब में लिखा है कि बहुत ही पावरफुल राजा था। तो वो विट्ठल स्वामी की पूजा किया करता था। विट्ठल स्वामी दैट मीन्स विष्णु भगवान की, ठीक है। ओके, तो विजयनगर पर शासन करने वाले कई राजा ऐसे भी थे जो शैव धर्म को मानते थे, अर्थात शिव की पूजा करते थे, और कई ऐसे थे जो वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हो जाती हैं। अब एक बात और यहाँ पे कॉमन मैं बता देता हूँ, इनकी मुद्रा ध्यान रखना, इनकी मुद्रा जो थी वो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी। स्वर्ण जो मुद्रा थी उसको जो है वाराह कहा जाता था, वाराह, ध्यान रखना, वाराह, ठीक है। और इसी स्वर्ण मुद्रा को विदेशी लोग जो है अन्य नामों से जानते थे। विदेशी लोग क्या कहते थे? हूण कहते थे। क्या कहते थे? हूण कहते थे, ठीक है ना। विदेशी लोग क्या कहते थे? हूण कहते थे। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो चलिए मैं विजयनगर के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन करता हूं। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं विजयनगर की मैं बात करने वाला हूं। दरअसल एक स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब साउथ पे अटैक किया था, तो इसने क्या किया, वहां के विजयनगर और जो वारंगल का एरिया था उस पर इसने विजय प्राप्त कर ली, और दोनों को यानी हरिहर और बुक्का को लेके चला गया दिल्ली। हरिहर और बुक्का ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। बाद में क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को साउथ का गवर्नर बनाकर भेज दिया। लेकिन जब साउथ में पहुंचे ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने क्या किया, एक गुरु की प्रेरणा से, इनके गुरु का नाम क्या था? विद्यारण्य, ध्यान रखना। अपने गुरु विद्यारण्य और सायण, ये दो लोग हैं, ठीक है ना। विद्यारण्य और सायण की प्रेरणा से इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की, ठीक है। अब देखें, यहां से मैं आपको बताने चल रहा हूं विजयनगर। विजयनगर ये जो है राज्य की स्थापना, ध्यान रखना, राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किया। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किया, ध्यान रखेंगे इस बात का। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किया। इनके पिता का नाम संगम था, ध्यान रखना, संगम था। इसलिए पहला वंश संगम वंश हुआ। पहला वंश कौन हुआ? संगम वंश हुआ। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप सब लोग देखेंगे संगम वंश का, तो संगम वंश का जो इतिहास रहा है साथियों, वो रहा है 1336 से लेकर 1485 तक। तो ध्यान रखना यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि इस राज्य की स्थापना जो है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना हो रही है वो कब हो रही है? 1336 ईस्वी में हो रही है। तो संगम वंश आप देखेंगे यहाँ पर जो है 1336 से 1485 तक ये शासन यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है, और वो पॉइंट आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हरिहर और बुक्का, ध्यान रखना, हरिहर बुक्का के गुरु कौन थे? के गुरु थे विद्यारण्य, ध्यान रखना, विद्यारण्य, ठीक है। विद्यारण्य के गुरु कौन थे? विद्यारण्य, ठीक है। इन्हीं के नाम पर विद्यानगर की स्थापना, ध्यान रखना, विद्यानगर की स्थापना की, ठीक है। जिसे आगे चलकर विजयनगर कहा गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी जो विजयनगर है ये पहले क्या हुआ करता था? विद्यानगर, ठीक है।
विद्यानगर की स्थापना की, जिसे आगे चलकर क्या कहा गया, विजयनगर कहा गया। अब यहीं पर आप देखेंगे वेदों के भाष्यकार सायण, ध्यान रखना, वेदों के भाष्यकार कौन थे, सायण से दोनों भाइयों ने प्रेरणा ली कि कैसे हमें आगे शासन करना है, प्रेरणा ली। ध्यान रखना, यहाँ पे ये बात आपके सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विजयनगर राज्य की स्थापना इन दोनों भाइयों ने किया। इनके फादर का नाम संगम था, दैट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। और ये विजयनगर जो था, ये दरअसल अपने गुरु विद्यारण्य के नाम पे, विद्यानगर के नाम से इसको स्थापित किया गया। आगे चलकर इसी विद्यानगर को क्या कहा गया, विजयनगर कहा गया। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस पर जो शासन किया है ना, वो पहले हरिहर प्रथम ने किया, फिर बुक्का प्रथम ने किया, फिर हरिहर द्वितीय ने किया, फिर बुक्का द्वितीय ने किया। इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे शासन किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात मैं कर लेता हूँ बुक्का प्रथम की, ठीक है। बुक्का प्रथम, जब बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठता है तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है कि इसने एक दूत मंडल चीन भेजा, इसने एक दूत मंडल चीन भेजा। ध्यान रखना, चीन भेजा। इसने एक दूत मंडल कहाँ भेजा, चीन भेजा। इस बात का आप सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ओके। और इसने क्या किया, मदुरै, ध्यान रखना, मदुरै आपके तमिलनाडु में है, मदुरै पर अधिकार किया, मदुरै पर क्या किया, अधिकार किया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने क्या किया, मदुरै पर क्या किया बच्चों, अधिकार किया, ठीक है ना, ओके। अब यहीं पर आप अलग राजा का नाम सुन सकते हैं। अलग राजा कौन आता है, हरिहर के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो ये हरिहर है, ये हरिहर प्रथम नहीं है, बल्कि कौन है, ये हरिहर द्वितीय है, क्योंकि हरिहर प्रथम तो फाउंडर था ना, हरिहर द्वितीय। अब इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट ध्यान रखना, इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि ली। आगे क्या हुआ, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। और साथ ही साथ यह विरूपाक्ष का भक्त था, यह विरूपाक्ष, आपको बताया ही है विरूपाक्ष कौन है, शिव जी। यह विरूपाक्ष का भक्त था, यह विरूपाक्ष का क्या है, भक्त था। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब श्रीलंका पर इसने विजय प्राप्त किया था, तो जाहिर सी बात है यह श्रीलंका से क्या लेता रहा होगा, टैक्स लेता रहा होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे राजा का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे आपके सामने, और वो हो जाता है देवराय प्रथम, ठीक है। देवराय प्रथम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो पॉइंट ये है, तुंगभद्रा नदी, आप जानते हैं तुंगभद्रा नदी, यही है विवाद का कारण। सबसे पहला विवाद का कारण यही है, ध्यान रखना। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया, नहरें बनवाई। अब बच्चों एक बात बताइए, ये जो नदियां हैं, तुंगभद्रा हो गया, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब जब कृष्णा कर्नाटका से होके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इंटर करती है, तो वहाँ के लोग उस पर बांध बनाकर अपना सिंचाई करते हैं। लेकिन जब कृष्णा पे पहले ही बांध बन जाएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ कि ये एक स्टेट यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्टेट है आपका क्या, ये है आपका कर्नाटक, या सिंपल यहाँ पे कहें ये है आपका विजयनगर, और ये है आपका बहमनी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रिवर बह के आ रही है, और ये रिवर है यहाँ पे कृष्णा। अब इन्होंने क्या कर रखा था कि कृष्णा तुंगभद्रा पर क्या कर रखा था, यहीं पे डैम बना रखा था। यहाँ पे क्या बना रखा था, बांध बना रखा था। अब जब बांध बना रखा था यहाँ पे, तो क्या हुआ था कि गर्मियों में पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बांध बनाने की वजह से क्या होता था कि आंध्र प्रदेश के लोग यानी बहमनी के जो लोग थे, उनको पानी नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो उनकी फसलें बर्बाद जाती थी। बारिश के टाइम पे क्या करते थे ये लोग, बांध खोल देते थे,
ये बाढ़ आ जाती थी इधर। तो इस वजह से बहमनी और विजयनगर के बीच में हमेशा तकरार होती रहती थी, ठीक है। तो तुंगभद्रा पे इन्होंने डैम बनाई, नहरें बनवाई। देवराय प्रथम बहमनी राज्य, मैं स्टार्टिंग में शायद कुछ मैंने उल्टा लिखवा दिया है क्या, बहमनी लिखवा दिया है क्या मैंने? एक मिनट, ये देखिए बहमनी राज्य, यही तो गड़बड़ हो गया ये अभी। भैया इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। बहमनी राज्य, यही तो गड़बड़ हो गया, यही तो मैं कहूँ कि कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये बाबू लिख लेना विजयनगर है ना, विजयनगर राज्य, ये कर लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, वहां पे बहमनी लिख दिया था जबकि ये विजयनगर का है, पूरा डिटेल विजयनगर का है, ठीक है। और मुंह से निकल भी रहा है विजयनगर, लेकिन लिख रहा हूं क्या, बहमनी, ठीक है। इसको सुधार कर लेना बच्चों, ठीक है। हाँ, इसको सुधार कर लेना। हाँ, अब यहां पर क्या हुआ कि जब ये इन्होंने बांध बनाया तो बहमनी से युद्ध में पराजित हुए, ठीक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया, ओके। अब यहां पर क्या करते हैं कि जब बहमनी से युद्ध में पराजित हुए और इनको क्या करना पड़ा, 10 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ा, हर्जाने के रूप में देना पड़ा, ठीक है। ये पॉइंट आता है। अच्छा, इनके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या है, इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया, इस बात का ध्यान रखेंगे। विजयनगर की यात्रा पर आया, इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया, ठीक है ना। और इन्हीं के दरबार में एक कवि थे, दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि, ध्यान रखना, इनके दरबारी कवि जो हैं वो कौन है, श्रीनाथ, ध्यान रखना, श्रीनाथ है। और इन्होंने क्या लिखा है, हर विलासम की रचना की है, हर विलासम की क्या की है, रचना की है, इस बात का ध्यान रखना। ये एक ग्रंथ है जो कि श्रीनाथ ने लिखा है, किसके समय में, ये लिखा है देवराय प्रथम के समय में, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है देवराय द्वितीय की अगर मैं बात करूं, देवराय सेकंड, साथियों एक बात का ध्यान रखना, देवराय सेकंड जो है ये 1422 से लेकर के 1446 तक ये आपका शासन करता है, ध्यान रखना, देवराय सेकंड। इसको जो है इतिहास में प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है, प्रौढ़ देवराय कहा गया है। एक बात का ध्यान रखना, एक राजा और हैं जिनका नाम है मल्लिकार्जुन, उनको भी प्रौढ़ देवराय कहा गया है, ध्यान रखना इस बात का। तो इनको प्रौढ़ देवराय कहा गया है। और अभिलेखों यानी कि इंस्क्रिप्शंस पर, ठीक है ना, अभिलेखों पर गज बेटकर कहा गया है। गज बेटकर का मतलब क्या होता है, हाथियों का शिकारी, ध्यान रखना, हाथियों का शिकारी इसको कहा गया है। गज बेटकर का मतलब क्या है, हाथियों का शिकारी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, ओके, हाँ, ओके। अच्छा, इसी के समय ईरानी यात्री, पहला पॉइंट क्या आ गया, ईरानी यात्री, ठीक है। इसके समय क्या हुआ था, ईरानी यात्री, ठीक है, ईरानी यात्री अब्दुल रज़ाक और तथा पुर्तगाली यात्री, देखो बच्चों पुर्तगाली यात्री बहुत आए थे, है ना, पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर की यात्रा पर आए, ध्यान रखना, यहाँ पे विजयनगर की यात्रा पर आए थे, ठीक है ना।
पुर्तगाली यात्री नूनिज और अब्दुल रजाक, ये ध्यान रखना, इसको अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। अब इसमें एक राजा का नाम जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वो है कौन, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, इन्हें भी प्रौढ़ देवराय कहा जाता था, इन्हें भी प्रौढ़ देवराय, ध्यान रखना, प्रौढ़ देवराय, देवराय, देवराय कहा जाता था, कहा जाता था, ठीक है, प्रौढ़ देवराय कहा जाता था, ध्यान रखना यहाँ पे। अब इसके बाद करीब करीब 15 सालों का एक इतिहास आता है, 20 सालों का, माफ कीजिएगा, 20 सालों का इतिहास आता है सुलुभ वंश का, तो उसका हम जान लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो डायनेस्टी आता है उसको बोलते हैं सुलुभ वंश। अब ये सुलुभ वंश जो है ये ज्यादा नहीं, लगभग 20 साल तक इनका शासन होता है, 1485 से लेकर 1505 तक इनका शासन चलता है। इनके समय की एक चीज पर ध्यान रखना है आप सबको, इसका संस्थापक जो है वो कौन है, नरसिंह सुलुभ, नरसिंह सुलुभ। एक बात ये ध्यान रखना, नरसिंह सुलुभ था, और इसने अरबों से सर्वाधिक घोड़ों का आयात किया, सर्वाधिक घोड़ों का आयात किया यानी इंपोर्ट किया, ठीक है ना। इसने अरबी हॉर्सेस का इंपोर्ट सबसे ज्यादा किया था, अगर आप सभी से ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला डायनेस्टी आता है तुलुभ वंश का, ठीक है, अगला डायनेस्टी आता है आपका तुलुभ वंश का। तुलुभ वंश अगर आप देखेंगे तो तुलुभ वंश इसका जो शासन रहता है वो 1505 से लेके 1570 तक इसका शासन रहता है। और बच्चों इसका जो संस्थापक है, मैंने आपको बताया भी है, इसका संस्थापक जो है वो है वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह का शासन 1505 से लेके 1509 तक होता है, बहुत लंबा शासन नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, इनकी मृत्यु के बाद ध्यान रखना, इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा, कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा, ध्यान रखना। यहाँ पे आप सब लोग कृष्णदेव राय का इतिहास तो पढ़े ही होंगे, है ना भैया। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णदेव राय, इनका जो है ये भाई है, ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। हाँ, इनका छोटा भाई है और वो गद्दी पर बैठता है, कृष्णदेव राय, ठीक है। और लगभग अगर आप देखेंगे तो 20 सालों तक कृष्णदेव राय शासन यहाँ पे करता है। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय जो है ये 1509 ईस्वी से लेके 1529 ईस्वी तक ये शासन करता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात कर लूंगा इनके बारे में, और वो पॉइंट क्या है आपके सामने, दरबार में अष्टदिग्गज। पहला पॉइंट आता है दरबार में अष्टदिग्गज थे। अब अष्टदिग्गज का मतलब क्या हुआ, 8 तेलुगु कवि। और 8 तेलुगु कवियों में प्रसिद्ध जो कवि रहे हैं उनमें आप एक ध्यान रखें, पेडन्ना, और एक आप नाम सुनते होंगे तेनाली राम का, ठीक है। ये प्रसिद्ध थे 2 लोग, ठीक है। कृष्णदेव राय ने जो है एक रचना की है, आमुक्त मल्याद की रचना की। अब आपसे कोई पूछे कि आमुक्त मल्याद किस भाषा में है, तो साथियों ये भी किस भाषा में है, तेलुगु भाषा। किस भाषा में है,
तेलुगु भाषा में है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कृष्णदेवराय के बारे में बात आती है, इसने हजारा मंदिर का निर्माण कराया। पहला पॉइंट तो ये हो गया, हजारा मंदिर का क्या कराया था, इसने निर्माण कराया था। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, इसने हजारा मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है ना, ओके। निर्माण कराया। तथा विट्ठल स्वामी, मैंने आपको बताया था ना, विट्ठल स्वामी क्या ये भक्त था, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण, ठीक है। यह वैष्णव धर्म को मानता था, किसको, यह वैष्णव धर्म मानता था। अब ये विट्ठल स्वामी कौन हो गए, भगवान विष्णु हो गए, ध्यान रखना है यहाँ पे, विट्ठल स्वामी का इसने मंदिर यहाँ पे बनवाया था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऐसी चीजें आपके सामने आ गए। अब बात करते हैं कि कुछ यात्री इसके टाइम पर आते हैं। पहला तो एक यात्री आता है इसके टाइम पर, पुर्तगाली यात्री जो आते हैं, एक आता है डोमिंगो पायस, ठीक है ना, डोमिंगो पायस। एक तो आता है कौन, डोमिंगो पायस, ठीक है ना। एक आता है स्टुअर्ट बारबोसा, ये दो लोग आते हैं, ठीक है ना, डोमिंगो पायस और स्टुअर्ट बारबोसा। अब यहाँ पे पायस एक स्टेटमेंट देता है, पायस का स्टेटमेंट क्या आता है, कथन क्या आता है, यानी ये डोमिंगो पायस जो है ये क्या कह रहा है, डोमिंगो पायस कह रहा है दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कृष्णदेव राय की राजधानी में ना हो, कि राजधानी में ना हो। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस क्या कह रहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो इसके यहाँ मौजूद ना हो, ठीक है ना। और आप सब लोग जानते हैं कि इसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो कैसे कैसे उल्लेख मिलते हैं। आप जानते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का, यानी कृष्णदेवराय, ध्यान रखना, कृष्णदेवराय का उल्लेख बाबरनामा में एक शक्तिशाली राजा के रूप में किया है, इस बात का ध्यान रखें, किया है। तो बाबर ने भी कृष्णदेवराय का उल्लेख अपनी किताब में किया है, बाबरनामा में किया है, और ये कहा है कि सबसे ताकतवर जो राजा है वो यही है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर देते हैं सदाशिव के बारे में, ठीक है ना। सदाशिव की बात आती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट किंग हो जाता है, सदाशिव, ठीक है। सदाशिव की अगर मैं बात करूं तो सदाशिव एक कठपुतली था, एक पपेट था। इसने लगभग अगर आप देखेंगे 1542 से लेकर के 1570 तक इसने शासन किया है, ठीक है ना। तो कठपुतली था, क्यों कठपुतली था, ध्यान रखना यहाँ पे, यह एक कठपुतली शासक था, यह एक कठपुतली राजा था। यह एक कठपुतली राजा था। ये अपने ही जो सेनापति हैं उसके नाम पे ये शासन किया करता था। वास्तविक, है ना, राम राय एक थे, है ना, राम राय जो है वास्तविक शासन करता था, वास्तविक शासन करता था। ध्यान रखना,
ये जो राम राय है यही वास्तविक शासन कर रहा था। ये उस समय क्या है, प्रधानमंत्री है, सेनापति है, और मतलब पूरा ये काम देखता है। ये सदाशिव जो है ये केवल और केवल क्या है, ये एक नाम के हैं। अब राम राय का जो संबंध है ये कहाँ से है अगर आप पूछेंगे तो ये अराविडु वंशीय हैं, अराविडु वंशीय हैं। अभी इसके बाद क्या आएगा, अराविडु वंश ही आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद अराविडु वंश आ जाएगा। और राम राय की दूसरी उपलब्धि क्या थी, इसने सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया, मुस्लिमों को भर्ती किया, इस बात का ध्यान रखें, भर्ती किया, इसने मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया, ठीक है। ये राम राय, और यही राम राय है जो वास्तविक रूप से युद्ध कर रहा है। एक युद्ध होता है जिसको हम सब कहते हैं विजयनगर वर्सेस बहमनी के बीच युद्ध। साथियों युद्ध तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन ये जो युद्ध था ये निर्णायक युद्ध था, इस बात का ध्यान रखेंगे। निर्णायक युद्ध था, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक गांव है जिसका नाम है राक्षसी तंगड़ी, ध्यान रखना, राक्षसी तंगड़ी, इस बात का ध्यान रखना। एक युद्ध लड़ा गया था, युद्ध जो आप समझ लीजिए कि एक युद्ध को हम 3 नामों से अक्सर हम यहाँ पे जानेंगे। युद्ध जो हुआ है ये हुआ है 23 जनवरी 1565, और इसका नाम क्या है, तलिकोटा, या फिर इसका नाम है बन्नीहट्टा, या इसका नाम है राक्षसी तंगड़ी, और भी इसके नाम हैं, लेकिन ये 3 युद्ध होते हैं, ठीक है। इसमें विजयनगर की हार हुई, विजयनगर की विजयनगर की क्या हुई, हार हुई, ठीक है। 70 वर्षीय, ध्यान रखना, 70 वर्षीय राम राय की हत्या, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे जब इस युद्ध में इनको विजय मिल जाती है, बहमनी ने विजयनगर को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि जो विट्ठल स्वामी का मंदिर था वहां पे बहुत सारे और मंदिर बने थे, उन सब में आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर दी। मतलब जो सुंदरता थी विजयनगर राज्य की वो पूरी तरीके से इन लोगों ने क्या कर दी, समाप्त कर दी, इस बात का ध्यान रखेंगे, पूरा बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। अब यहां से आप जानते हैं कि बहमनी राज्य यहां से शुरू होगा, क्योंकि मैंने विजयनगर आपको पूरा बता दिया। अब यहां से शुरू हो जाता है आपका एक वंश छोटा सा, जिसको हम सभी लोग बोलते हैं अराविडु वंश, ठीक है। तो अराविडु वंश बहुत ही नॉमिनल डायनेस्टी है, अराविडु वंश। और आप जानते हैं कि अराविडु वंश जो है, ये जो वंश जाता है लगभग 1570 से लेकर के ये शासन करते हैं, है ना, 1570 से लेके 1649 तक, ठीक है। हाँ, 1570 से लेके 1649 तक। इसका संस्थापक जो है कौन है, संस्थापक जो है वो कौन है, तिरुमल या तिरुमाल, ठीक है। एक बात का ध्यान रखेंगे, तिरुमल या है ना, तिरुमाल। ये कौन है, ये राम राय का भाई है, ये राम राय वही जो अभी जिसकी डेथ हुई है, ठीक है। कौन है, राम राय का छोटा भाई, ठीक है, छोटा भाई। राम राय की मौत के बाद क्या किया, इसने तुलुप वंश को खत्म करके अपने नाम से एक शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ओके। हाँ, अब यहां पे बात आती है, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी बच्चों, इसकी जो राजधानी चेंज हुई, वो राजधानी चेंज हुई बेनुगोंडा, ध्यान रखना। इसने जो है अपनी राजधानी चेंज की। ज्यादातर जो विजयनगर के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी, हम्पी थी, ठीक है ना। हाँ, बेनुगोंडा,
इसने राजधानी क्या बनाई थी अपनी, बेनुगोंडा। और यहाँ पर अंतिम जो राजा आते हैं, अंतिम राजा जो है इसके हैं वो है श्रीरंग तृतीय, श्रीरंग तृतीय। ठीक है, अंतिम राजा जो आते हैं वो कौन है, श्रीरंग तृतीय। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अब यहां के बाद हम लोग, एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, बोलो समझ में आया होगा। ठीक है, तो 3-4 डायनेस्टीज आपके ये विजयनगर की हो जाती हैं। अब यहां से डायनेस्टी जो शुरू होती है वो शुरू होती है बहमनी से, बहमनी वंश। अब अगर आप ध्यान रखेंगे बहमनी वंश, तो बच्चों सबसे पहले बात आती है इसकी स्थापना जो हुई है, इसकी स्थापना जो हुई है वो 1347 में हुई है। ठीक है ना, करीब करीब विजयनगर के 11 साल के बाद हुई है। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी साथियों ध्यान रखना, इसकी जो राजधानी है वो है गुलबर्गा। क्या है राजधानी, गुलबर्गा। ये 3-4 पॉइंट आपके सामने आ गए। यहाँ की जो मुद्रा थी उस मुद्रा को बोला जाता था पैगोडा, पैगोडा। ध्यान रखना, यहाँ की मुद्रा को क्या बोलते थे, पैगोडा बोलते थे। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका संस्थापक कौन है। साथियों ध्यान रखना, इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक जो है इसका है जफर खां, जफर खां। ठीक है, इसका संस्थापक जो है वो कौन है, जफर खां। इस बात का ध्यान रखना। जो किस नाम से गद्दी पर बैठता है, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन शाह, हसन गंगू, हसन गंगू के नाम से गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। ये बात ध्यान रखना, विजयनगर एक हिंदू शासन था और बहमनी राज्य जो है एक मुस्लिम शासन था। अब एक बात ध्यान और ये रखना है कि संस्थापक जफर खां है, अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है ना, और ध्यान रखना ये हसन गंगू जो है यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये इसके गुरु का नाम था, इसके गुरु का नाम, इसके गुरु का नाम, इसके गुरु का नाम था। अब जब इसके गुरु का नाम था तो इसने क्या किया, अपने गुरु का नाम ही अपने सरनेम में जोड़ लिया ताकि दुनिया में हम और आगे बढ़ सके। ठीक है, हाँ ओके। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण राजा का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे और वो है साथियों ध्यान रखना, जिसको हम सब लोग बोलते हैं अलाउद्दीन अहमद शाह। ठीक है ना, हाँ अगला पॉइंट आता है अलाउद्दीन अहमद शाह का। ठीक है, अलाउद्दीन अहमद शाह, अहमद शाह ये बच्चों ये वही राजा है जिसने देवराय प्रथम को हराया था, विजयनगर के राजा देवराय प्रथम को हराया था और उनपे जो है 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ठीक है ना, हाँ हाँ। अब एक बात का और सभी लोगों को ध्यान रखना है, लगभग इसने जो शासन किया है वो 1436 से लेकर 1458 ईस्वी तक इसने शासन किया है, 1400 है ये। ठीक है, और ईरानी ध्यान रखना, ईरानी इसी के समय एक ईरानी व्यक्ति आता है जो कि बहुत है ना, ईरानी जो व्यक्ति आता है इसी के समय एक ईरानी सैनिक था वो, है ना, ईरानी सैनिक महमूद गवां इसके दरबार में आया, दरबार में आया। महमूद गवां की अगर मैं बात करूं तो इसे ख्वाजा जहां कहा जाता था, ख्वाजा जहां कहा जाता था। बच्चों ये प्रतिभा का धनी व्यक्ति है। अब ध्यान रखना यहाँ पे इसने मालवा गोवा पर अधिकार किया। आप सब लोगों को पता होगा कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी का एक सिपह सालार था मलिक काफूर। हालांकि मलिक काफूर हिजड़ा था लेकिन ये हिजड़ा नहीं था,
एक बात का ध्यान रखना, महमूद गवां कुछ वैसे ही था मलिक काफूर की तरह कि जैसे वो अलाउद्दीन के लिए लड़ता था वैसे ये अलाउद्दीन अहमद शाह के लिए लड़ता था साउथ में, ध्यान रखना। और इसने मालवा गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। महमूद गवां सबसे ज्यादा फेमस हुआ हुमायूं के टाइम पर। अब ध्यान रखना, हुमायूं जो है ये इसी का बेटा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसी का पुत्र, ध्यान रखना यहाँ पे, इसका पुत्र कौन था? हुमायूं। इसका पुत्र कौन था? हुमायूं। अब इतिहास में कई हुमायूं आप पढ़ते हैं, एक मुगल शासक हुमायूं पढ़ते हैं, लेकिन ये मुगल शासक नहीं है, ये बहमनी शासक है हुमायूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप हुमायूं की बात करते हैं साथियों, तो हुमायूं जो है, बड़ी बात यह है कि इसे क्या कहा गया है कि निष्ठुर शासक कहा गया है ना, निष्ठुर शासक, निष्ठुर, है ना, निर्दयी, निर्दयी, निर्दयी शासक कहा गया है, निष्ठुर निर्दयी शासक कहा गया है। इसे जालिम, ध्यान रखना, जालिम शासक कहा गया है, और दक्कन का नीरो कहा जाता था इसे, दक्कन का नीरो। आपको याद होगा जब कश्मीर का इतिहास आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि भैया जिस तरीके से राजा हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, ऐसे इसे दक्कन का नीरो कहा जाता था, नीरो, दक्कन का नीरो कहा जाता था, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, इसे दक्कन का नीरो कहा जाता था, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपके लिए क्या हो जाते थे? इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसने क्या किया? महमूद गवां को, ध्यान रखना, इसने महमूद गवां को प्रधान सेनापति, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधान सेनापति बनाया था, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या हुआ कि बहमनी राज्य कई राज्यों में टूट गया, बिखर गया। यहां पे आएंगे, बहमनी राज्य कई राज्यों में बिखर गया। अब इसमें आप देखेंगे कौन कौन से राज्य आपके सामने आ रहे हैं, जिनमें एक आपका आ जाता है बरार, ठीक है, एक तो आ जाएगा आपका बरार, ठीक है। अब बरार में जो डायनेस्टीज थी जिसको हम बोलते हैं इमाद शाही, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या था? इमाद शाही। यहाँ जो वंश आया वो कौन सा आया? इमाद शाही वंश आया, ठीक है। दूसरा जो आप स्टेट देख पाएंगे वो आएगा बीजापुर, ध्यान रखना है, बीजापुर जो आता है आदिल शाही। और एक बात का ध्यान रखना बच्चों, ये वही आदिल शाही वंश है जिन्होंने 4 मीनार बनाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अहमदनगर जहां पे आता है निजाम शाही, ठीक है। और चौथा जो आपके सामने आता है वो आता है गोलकुंडा, ठीक है ना, गोलकुंडा। यहां पे है कुतुब शाही, ये सभी वंश आ जाते हैं, ठीक है भैया। और एक है बीदर, जहां पे है बरीद शाही, बीदर कौन सा है? बरीद शाही, ये बरीद शाही। ये सारी डायनेस्टीज का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? जब ये बहमनी राज्य जो है ये खत्म हो जाता है, तो कई सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक। इसके बाद कल जो नेक्स्ट टॉपिक आपका हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे मुगल डायनेस्टी के साथ। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।